73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन को जब संवैधानिक दर्जा दिया गया था तो उसमें ग्राम पंचायतों को जो अधिकार दिए गए थे वो निम्न प्रकार है कि पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा। तो इसके बारे में पहले भी बताया जा चुका है। ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर पर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और क्षेत्र समिति, और जिला स्तर पर जिला समिति, जिला परिषद। तो पंचायती राज व्यवस्था को आधुनिक समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर समुचित अधिकार दिए गए हैं। उन्हें सुशासन के अधिकार भी सौंपे गए। इस संदर्भ में उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, खेती, उद्योग धंधे, भवन निर्माण, कुटीर उद्योग, प्रशासन, न्याय संबंधी विभिन्न कर्तव्यों को पूर्ण करने की व्यवस्था पंचायतें करती हैं। ग्राम पंचायत में गांव के सभी वयस्क व्यक्ति व मत देने वाले व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। उन्हीं व्यक्तियों द्वारा चुनी जाती है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत समस्त प्रशासनिक व न्यायिक कल्याणकारी कार्यों को करती है। और ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति व अन्य ग्रामीण संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा जिला स्तर पर जिला परिषद, ग्राम स्वराज की इकाइयाँ होती हैं। ग्राम पंचायतों पर सरकारों को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। पंचायत इंस्पेक्टर, पंचायत अधिकारी, निदेशक विभिन्न स्तरों पर पंचायतों के कार्यों को दृष्टिगत रखते हैं। दूसरा है महिला आरक्षण की व्यवस्था। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायत में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करने के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई। और अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं की भागीदारी के लिए इन्हीं की जातियों की संख्या के अनुपात में 33% या 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला है संवैधानिक दर्जा। पंचायतों, अब ग्राम पंचायतों का निश्चित कार्यकाल है। इस अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई है। वे प्रशासन की दया पर मोहताज नहीं है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित किया गया है। और यदि किसी कारणवश ये भंग हो जाती हैं बीच में ही तो 6 महीने के अंतर्गत नई पंचायतों का गठन करना अनिवार्य माना गया है। अगला है अनुदान की व्यवस्था। पंचायती राज संस्थाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्हें आर्थिक स्वावलंबन के रूप में माना गया। आर्थिक स्वावलंबन की व्यवस्था की गई है। राज्य संचित निधि से इन संस्थाओं को अनुदान देने की पूर्ण व्यवस्था है। अनुदान राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर निर्धारित होगा। इस प्रकार इन संस्थाओं को सुदृढ़ बनाकर राज्य के नियंत्रण से स्वतंत्र रखने का प्रयास किया गया है। अगला है राज्य चुनाव आयोग का गठन। राज्य में चुनाव आयोग हेतु एक अलग से चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान है। यह आयोग जो है वह पंचायती राज संस्थाओं का भी चुनाव करवाएगा और पंचायती राज की विश्वसनीयता को इससे बल मिला। और 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों के कार्य क्षेत्र का भी विस्तार किया गया। इन कार्यों के अधिकारों पर उनको पूर्ण स्वामित्व भी दिया गया है। उस कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कृषि व उसका विस्तार करना, भूमि सुधार कार्यक्रम, उनका क्रियान्वयन, चकबंदी, भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई पद्धति, जल प्रबंधन व आच्छादन, पशुपालन, दुग्ध उद्योग, मत्स्य उद्योग, वन उत्पाद, फार्म वन उद्योग, लघु वन उत्पाद, व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य व स्वच्छता, बाजार, मेले, परिवार कल्याण, स्त्री व बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन की प्रणाली, सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण इत्यादि विभिन्न कार्य जो हैं वो ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत संवैधानिक मान्यता प्राप्त होने के बाद पंचायतों के निर्धारित किए गए हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में कुछ उद्देश्य निकल करके आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के जो मूल उद्देश्य हैं उनमें है प्रजातांत्रिक शक्ति को निम्न स्तर तक विकेंद्रित करना। इसका सर्वप्रथम मूल उद्देश्य है। जो लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की जो धारणा और संकल्पना को संविधान की प्रस्तावना में मान्यता दी गई है वह निम्न स्तर तक यानी उसका विकेंद्रीकरण होना और जनता को, जो निम्न स्तरीय जनता को भी प्रत्यक्ष भागीदारी प्रदान करना, यही असली लोकतंत्र की पहचान होती है। क्योंकि हमारे देश में केंद्र स्तर पर भी लोकतांत्रिक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है जिसमें जनता सीधे तरीके से मत देकर अपने नेता का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं कर पाती है। इसलिए निम्न स्तर पर जनता को अपने जो प्रशासक है उसे चुनने का पूर्ण अधिकार हो और हटाने का भी पूर्ण अधिकार हो। इस उद्देश्य से पंचायतों की स्थापना की और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की गई है। दूसरा, भारत में फैली सामाजिक कुरीतियों को
के विरुद्ध सही सशक्त जनमत निर्माण करना। तो ये समझ में आ ही गया, जो सामाजिक प्रथाएं कुप्रथाएं हमारे समाज में फैली हुई हैं उससे संबंधित उसके विरुद्ध लोगों को शिक्षित करना और उन्हें कुरीतियों को दूर करने के लिए सशक्त जनमत का निर्माण करना, क्योंकि बिना जनमत के कोई भी सामाजिक कुरीति को हटाना संभव नहीं है हमारे देश में, क्योंकि विद्रोह खड़ा हो जाता है। तीसरा, सामाजिक समस्या के समाधान व पुनर्निर्माण में जन सहभागिता। विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती हैं हमारे समाज में, सामाजिक समस्याएं क्या हैं? जल संबंधी समस्या या फिर कोई प्रथा, रीति रिवाज संबंधी समस्या, पौराणिक, हमारे समाज के अंतर्गत पौराणिक विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित हैं। तो उन समस्याओं के समाधान व पुनर्निर्माण में सही सशक्त जनमत, जन सहभागिता को सुनिश्चित करना। अगला है जनता को अपने कर्तव्य अधिकारों की शिक्षा देना। तो ग्राम पंचायतों का उद्देश्य यह भी है कि जो सामान्य जन हैं उन्हें उनके कर्तव्य अधिकारों का अभिज्ञान हो। अगला है ग्राम विकास संबंधी कार्यों का दायित्व व नेतृत्व करना। ग्रामीण सामाजिक परिवेश के अंतर्गत जितनी भी कार्य प्रणालियाँ होती हैं उनका नेतृत्व करना और उनका उत्तरदायित्व वहन करना।